डेट आज 27 जनवरी 2023। ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मोनूमेंट मित्र स्कीम। ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसे, रिसेंटली भी न्यूज में है ये। प्रीलिम्स और मेंस जीएस पेपर 2 और 1 के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नमेंट ने 1000 मोनूमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर किया है, इसलिए स्कीम न्यूज में आई। मोनूमेंट्स क्या होते हैं? मोनूमेंट्स का मतलब है स्मारक बोलते हैं हिंदी में। कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसकी कोई हिस्टोरिकल, कल्चरल या सोशल सिग्निफिकेंस हो, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कोई कब्रगाह हो गई, कोई पार्क हो गया, तो उसको संरक्षित करने के लिए स्कीम चलाई थी। इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर किसी मोनूमेंट्स को अडॉप्ट कर सकता है और उसके आसपास फैसिलिटी डेवलप कर सकता है, या उस मोनूमेंट्स में फैसिलिटी डेवलप कर सकता है। उसकी साफ़ सफाई रखना, उसको रिपेयर करना, इस तरह की फैसिलिटी करेगा कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जिस मोनूमेंट्स को अडॉप्ट करेगा। इसके अंदर मान लो कोई रिपेयर वर्क करना है, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी डेवलप करना है, या आसपास रोड बनाना है, या फिर वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी है, या फिर बाथरूम वगैरह सैनिटेशन फैसिलिटी डेवलप करनी है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें। जब टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पे रोज़गार के नए नए अवसर पैदा होंगे। तो इसलिए मोनूमेंट मित्र स्कीम लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ये बात आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये लॉन्च की थी, लेकिन अब ये हैंड ओवर कर दिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। स्टार्ट किसने की? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। अब कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर कौन देख रहा है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाई थी, और ये जितनी भी हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस की कोई मोनूमेंट्स वगैरह उनको संरक्षित करने का काम करता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके अंडर ये स्कीम है, और ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड जितने भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर विरासत की कोई प्रॉपर्टी है, उन सब के लिए ये स्कीम लागू होती है, मोनूमेंट मित्र स्कीम। इसमें क्वालिटी और इंक्लूसिव प्रोविज़न है एमिनिटीज़ की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि कोई भी हेरिटेज, नेचुरल या टूरिस्ट साइट है, उसके आसपास सुविधाएं डेवलप करते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आ सकें। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करता है उसको मोनूमेंट मित्र बोलते हैं। जैसे मान लो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसने ले ली एक मोनूमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया, तो वो कंपनी हो गई मोनूमेंट मित्र। नेक्स्ट टॉपिक है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसेस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, अनिवार्य है। मिनिमम का मतलब कम से कम। सेंटेंस मतलब यहाँ पे सजा है। वैसे सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, और सेम स्पेलिंग है सजा की भी, पनिशमेंट। तो किस लिए न्यूज में है ये? एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली पिटीशन कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों पे, माइनर पे अगर कोई गैंग रेप करता है तो उसमें मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का एक प्रोविज़न है। तो इसी को चैलेंज किया, चुनौती किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की अब बेंच बैठेगी और इसको देखेगी, डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए इसके लिए। बेंच का मतलब होता है, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर दिए, मतलब बैठा दिए कि ये एक देखेंगे इस केस को। चाहे एक जज की बेंच हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की, 4 की, 5 की। अब तक की सबसे लार्जेस्ट 13 जजेज की बेंच हुई है केशवानंद भारती केस में, जो आपने पढ़ा होगा ये केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन निकल के आया था। केशवानंद भारती केस 1973 का केस है ये। तो ये 2016 में एक केस आया था, मोहम्मद हसीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का। तो क्या मतलब है इस कंसेप्ट का? इसका मतलब ये है कि किसी केस में कम से कम सजा का कितना प्रोविजन है वो होना चाहिए, और उससे कम कोई भी जज अपना डिस्क्रिशन ना चला सके। जैसे मान लो रेप हो गया किसी का, तो 7 साल की सजा हो कम से कम मिनिमम। तो उससे नीचे सजा ना दे सके कोई जज, अपना डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी ना चला सके। तो यही है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग, यानी कि सेंटेंस विच मस्ट बी इम्पोज्ड विदाउट लिविंग एनी डिस्क्रिशन टू द कोर्ट। कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन ना हो उस ईयर से कम, यानी कि साल से कम तो कोई जज सजा देगा ही नहीं, अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं करेगा। तो मिनिमम जो है पनिशमेंट वो फिक्स है, इससे कम नहीं की जा सकती, रिड्यूस नहीं की जा सकती। ये कंसेप्ट लिया गया था। ऐसा कंसेप्ट कनाडा और अमेरिका के लीगल सिस्टम में भी है। तो इंडिया में भी देखो ये सारी जो सेंटेंसेस सजा दी जाती हैं पोक्सो एक्ट के अंदर, पोक्सो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो उनमें ये लागू होता है, ये मिनिमम जो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का जो सिस्टम है।
इसका कुछ एक्सपर्ट हैं विरोध करते हैं और कुछ इसका सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट कौन कौन सी आर्गूमेंट है सपोर्ट में वो देख लेते हैं और विरोध में कौन कौन सी आर्गूमेंट है। 4 आर्गूमेंट का मतलब है सपोर्ट में। सपोर्ट करते हैं वो एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये देखो जुडिशियल डिस्क्रिशन जो होता है उसको लिमिट करता है, क्योंकि कभी कभी जज अपने डिस्क्रिशन को यूज करके बहुत ही कम सज़ा दे देते हैं, नहीं देनी चाहिए। अपना आर्बिट्रेरीनेस जो यूज करते हैं तो उसको लिमिट करता है, यानी कि अपनी मनमर्जी जो जज चलाते हैं उस पर एक सीमा तय करता है। इसकी वजह से न्याय मिलेगा लोगों को। दूसरा आर्गूमेंट है इसके सपोर्ट में कि देखो जो हार्श ऑफेंसेस या सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जो ऐसे अपराध होते हैं बहुत ही ज़्यादा, मान लो ऐसे अपराध किए हैं, हिंदी में बोलते हैं जघन्य अपराध, सीरियस अपराध, जिनके लिए निवारण के लिए मिनिमम पनिशमेंट उनके लिए होनी ही चाहिए। कोई भी अपराधी है, परपेट्रेटर है अपराधी, तो उसको ऐसा ना हो कि वो जज के डिस्क्रिशन की वजह से छूट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनसे लड़ने के लिए ये जो प्रिंसिपल है मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का, तो ये अच्छा है। लेकिन कुछ इसका विरोध करते हैं। जो एक्सपर्ट अगेंस्ट में विरोध में वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं देखो इसकी वजह से जो हमारे ऑलरेडी जो प्रिजन है, जेल है, ऑलरेडी ओवर क्राउड है, तो वो और ओवर क्राउड होंगे, क्योंकि उनमें देखो जितनी कैपेसिटी है लोगों को रखने की उनसे ज़्यादा ऑलरेडी लोग रहते हैं जेल में, सज़ा काट रहे हैं। मतलब जो कन्विक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे दोषी हैं जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, पहली बार अपराध किया है और अपनी फैमिली में सोल ब्रेड विनर हैं, मतलब अकेले हैं जो कमाने वाले हैं, तो उनकी फैमिली को भी नुकसान होगा अगर उनको सज़ा होगी। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, तो इसमें क्या होता है, जब कभी फर्स्ट टाइम मान लो किसी ने अपराध किया है तो जज देख के कि उसका बैकग्राउंड देख के कि हाँ ये अच्छा आदमी था, इस पर अनजाने में अपराध हुआ है, तो जज अपना डिस्क्रिशन यूज करके, अपना जो विवेक है उसको यूज करके, तो उसमें उसकी सज़ा कम कर देता था। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, अगर उस ये मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का डॉक्ट्रिन अपनाया जाएगा तो इसलिए इसका विरोध करते हैं बहुत सारे लोग। नेक्स्ट टॉपिक है इजिप्ट प्रेसिडेंट है जो, वो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट रहे। आप सबको पता होगा कल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, तो हम इसमें जानेंगे कि इजिप्ट और इंडिया के जो रिलेशन है वो कब से स्टार्ट हुए, कैसे हैं और कितना हमारा ट्रेड होता है। पहली बार फर्स्ट टाइम इजिप्टियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था रिपब्लिक डे के लिए गेस्ट, चीफ गेस्ट अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम है। इजिप्ट कंट्री कहाँ पे है, देखो ये मैप देख रहे हो आप, अफ्रीका की एक कंट्री है, ये है इजिप्ट। यहाँ रेड सी इसके साइड में लगता है, रेड सी लाल सागर, इधर मेडिटेरेनियन सी से ये बॉर्डर लगाता है, और यहाँ से देखो नील नदी भी निकलती है, अफ्रीका की लंबी नदी है जो सबसे लंबी नदी। और एक चीज़ और याद रखनी है, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है जो इंडिया से और इजिप्ट से होके भी गुजरती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया और इजिप्ट के क्या क्या रिलेशन रहे और कब से स्टार्ट हुए। देखो इंडिया और इजिप्ट के जो बायलैटरल रिलेशन भी हैं, रीजनल रिलेशन भी है, ग्लोबल इश्यूज़ पे भी कोऑपरेट करते हैं इंडिया और इजिप्ट। डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे इंडिया और इजिप्ट के 1947 से ही, 18 अगस्त 1947 को, और 2022 में 75 साल पूरे हो गए हैं इंडिया और इजिप्ट के डिप्लोमेटिक रिलेशन के। इंडिया के जो पीएम हैं जवाहरलाल नेहरू, और उस टाइम पे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे गमल अब्देल नासिर, उन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, और ये फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद दोनों कंट्री नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए एक साथ आए। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पॉलिटी के या अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट में स्पेशल लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो वो लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा देश 2 ब्लॉक में बढ़ गया था, एक अमेरिका के साथ था यूएस के साथ, और एक यूएसएसआर, रसिया का पहले नाम हुआ करता था यूएसएसआर, तो उसके साथ था। रसिया का नाम का मतलब है कि बहुत सारी कंट्री हुआ करती थी रसिया के साथ, लेकिन उसमें से रसिया में से टूट गई 1991 में, डिसइंटीग्रेट हो गया रसिया, उन सबको मिलाकर पहले यूएसएसआर बोलते थे। तो एक ग्रुप यूएसएसआर के साथ हो गया और एक यूएस के साथ हो गया। लेकिन इंडिया और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री थी, लीस्ट डेवलप कंट्री थी, यानी कि विकासशील देश और पुअर कंट्री, गरीब कंट्री, जिन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, वो एक अलग उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया
जिसका नाम दिया नॉन अलाइंड मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है 1961 में बनी। तो इजिप्ट भी और इंडिया भी एक साथ आए इसमें, और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्रोज टीटो, ये भी एक साथ आए। हाई लेवल एक्सचेंजेस होता है इजिप्ट और इंडिया के बीच में, और जब से प्रेसिडेंट ये सीसी बने हैं, जो इनको अभी इनवाइट किया है 2023 के रिपब्लिक डे परेड में, तो ये 2014 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट बनते हैं। तब से इंडिया और इजिप्ट का जो है जो बायलैटरल रिलेशन है और मजबूत हुए हैं 2016 से। 2016 से 3 पिलर पे टिके हुए हैं इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन। पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और साइंटिफिक कोलैबोरेशन भी इंडिया करता है, और कल्चरल पीपल टू पीपल टीज भी इंडिया और इजिप्ट के साथ हैं। रीसेंट इंगेजमेंट क्या हुआ है, अभी देखो इंडिया के पास है G20 की प्रेसिडेंटशिप, अध्यक्षता। जब G20 का समिट हुआ तो इजिप्ट को स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया, और पहली बार इंडिया और इजिप्ट की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इसका नाम है। ये राजस्थान में जैसलमेर में कंडक्ट कराई गई, रिसेंटली हुई थी ये। इंडिया और इजिप्ट ने देखो बायलैटरल टीज को और आगे एलिवेट करने का एग्रीड किया है, वो आगे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रेटजिक का मतलब है इसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सब शामिल हो जाते हैं, तो रिलेशन और मजबूत होंगे। बायलैटरल ट्रेड रिलेशन देखें इंडिया और इजिप्ट का, तो वो देखो इजिप्ट है वो ट्रेडिशनली इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और 1978 से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और ज़्यादा हो गए मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाउज के अंदर। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक क्लाउज है WTO के अंदर, WTO के रूल्स के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में बनी थी, जो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। तो इन दोनों कंट्री ने मोस्ट फेवर नेशन क्लाउज के अंदर एक दूसरे के ट्रेड रिलेशन बढ़ाए। मोस्ट फेवर नेशन का मतलब है किसी कंट्री को यानी कि फेवर देना, कि इसके साथ अगर हम ट्रेड करेंगे तो जो बैरियर लगते हैं उनको कम कर देना। बैरियर का मतलब बाधाएं। बाधाएं कौन सी, जो हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, तो हम जो ट्रेड करें उस पर टैक्स कम लगे। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाउज के अंदर इंडिया और इजिप्ट की जो ट्रेड रिलेशन है वो ज़्यादा मजबूत हुए। बायलैटरल ट्रेड कितनी है अभी इंडिया और इजिप्ट की, देखो ये 5 टाइम बढ़ी है पिछले 10 साल में। अगर 2020-21 में देखें तो उससे लेके 2021-22 में 75% इंक्रीज हुई है। टोटल अभी $26 बिलियन की ट्रेड होती है इंडिया और इजिप्ट के साथ। और कौन कौन से फील्ड हैं जिनमें कोऑपरेशन हो सकती है, एग्रीकल्चर है। इजिप्ट क्या देखो अभी फूड ग्रेन के क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि इजिप्ट क्या है यूक्रेन रसिया से अनाज मंगाता था, गेहूं वगैरह, लेकिन आपको पता है यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, वो युद्ध में बिजी हैं, तो ये मंगा नहीं पा रहा है वहाँ से। लेकिन इंडिया ने हेल्प की इजिप्ट की। इंडिया ने वीट ट्रांसपोर्ट किया, 61,000 टन इजिप्ट को वीट यानी कि गेहूं हमने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, भेजा इजिप्ट के पास। साइबर सिक्योरिटी एंड IT सेक्टर में भी दोनों कंट्री कोऑपरेट करती हैं, हेल्थ केयर में, कल्चर में, यूथ मैटर और ब्रॉडकास्टिंग में। जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी जो यहाँ पे इंडिया में आए, तो इसकी इंडिया और इजिप्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस हो सकती है। अगर इजिप्ट की बात करें हम, तो इजिप्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इजिप्ट क्या है, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, तो इस टाइम में इजिप्ट का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है, भंडार है, उसका कम हो रहा है। तो इस समय पे इंडिया का साथ चाहिए इजिप्ट को, इसलिए इंडिया इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के लिए। टूरिस्ट के लिए भी, क्योंकि इंडिया से टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे इजिप्ट पे, तो टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए इजिप्ट को इंडिया का साथ चाहिए। इजिप्ट देखो डिफेंस इक्विपमेंट में भी इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि इंडिया से इंपोर्ट करता है बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट। मिलिट्री कंटिजेंट के लिए भी, क्योंकि पहली बार देखो रिपब्लिक डे परेड में इजिप्ट की आर्मी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इंडिया में, रिपब्लिक डे की जो कल परेड हुई थी 26 जनवरी को। एजुकेशन सेक्टर में भी, क्योंकि इंडिया की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो एस्टेब्लिश करने जा रहा है इंडिया इजिप्ट में। और इजिप्ट क्या देखो मॉडरेट इस्लामिक कंट्री है एक, तो इंडिया देखता है कि इजिप्ट मॉडरेट इस्लामिक कंट्री भी है, मेजॉरिटी मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी मेंबर है जिसके 57 मेंबर हैं।
तो इंडिया को भी ज़रूरत है और इजिप्ट को भी ज़रूरत है कोऑपरेशन की। अच्छा, और फिर इंडिया के लिए और क्या क्या फ़ायदे हैं अगर इंडिया इजिप्ट के रिलेशन रहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की सोच रहा है, तो इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, अपनी कंपनियाँ खोलेगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जैसे स्वेज कैनाल के आसपास। स्वेज कैनाल कौन सी है, देखो यहाँ जो रेड सी है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, यहाँ पे एक नहर बनाई हुई है आर्टिफिशियल खोद के। ये 1869 में बनाई थी अंग्रेज़ों ने, ताकि यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट आ सके, यहाँ से रेड सी से होते हुए इंडिया से पास पड़े, शिप से ट्रेड कर सके। तो यहाँ पे भी इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है इजिप्ट में, इस स्वेज कैनाल के आसपास। इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया अपना निर्यात करता है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है इजिप्ट को, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सप्लाई कर रहा है इजिप्ट को, मिसाइल्स दे रहा है जैसे आकाश, डीआरडीओ को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन्स दे रहा है, रेडार दे रहा है। इस तरह के इक्विपमेंट बेचने के लिए इजिप्ट की ज़रूरत है। एक इजिप्ट में आईआईटी भी एस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, आईआईटी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि इजिप्ट एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे इजिप्ट और इंडिया के। तो यही टॉपिक थे आज के। देखो एक दो टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, हम उन्हें अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे यूथेनेशिया का टॉपिक था, वो मेंस और प्रीलिम्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है यूथेनेशिया, तो इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर में।